वेलकम बैक टू द क्लास। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो बेटा। यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड का लेखा लिपिक ने 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष का निम्नांकित विवरण प्राप्त बनाया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है, शेयर कैपिटल है, बिल्स पेबल हैं, लेस किया है बिल्स रिसीवेबल को, ओवरड्राफ्ट है, प्राइमरी एक्सपेंसिव लेस किया है, कमीशन दे रखा है, सरप्लस है करंट ईयर का, लेस किया है प्रीवियस ईयर का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, डेटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को लेस किया है, स्टॉक है, प्लांट एंड कॉस्ट है, फर्नीचर है, कैसेट बैंक है, कॉल्स एंड एरियर है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन सब मिक्सअप दे रखे हैं ना, निकालनी पड़ेंगी अलग अलग ये। अब कह रहा है निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए कंपनी का विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार तैयार करना है आपको। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ कंपनी की अधिकृत पूंजी 30 लाख रुपए की है, जो कि 2 लाख रुपए, 2 लाख शेयर 10 रुपये वाले समतांशों में तथा 1 लाख शेयर 10 रुपये वाले 100% पूर्वाधिकारी अंशों में विभाजित है। कंपनी के समस्त अंश जनता के लिए निर्गमित किए गए हैं। दोनों प्रकार के अंश निर्गमित कर दिए हैं उसने। एक अंशधारी जिसके पास 10,000 अंश हैं, 5 रुपये प्रति अंश की दर से बकाया मांग है और शेष समस्त राशियाँ प्राप्त हो गई। कॉल से एरियर हुआ है इसमें 10,000 शेयर के लिए। दूसरा पॉइंट देखें, कर के लिए प्रावधान 1,25,000 रुपये आयोजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट जिसको अंग्रेजी में एक बार पढ़ेंगे आप, तो सेकंड वाली लाइन में लिखा है द कंपनी इश्यूड ऑल इक्विटी शेयर टू पब्लिक। इसका मतलब पूर्वाधिकारी अंशों को इशू नहीं किया गया है, इक्विटी शेयर को इशू किया गया है बस, जो हिंदी में नहीं लिखा गया है। ठीक है, पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 बनाना पड़ेगा इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज ऑन, जो डेट दे रखी है वो डेट लिखेंगे। इन द बुक्स ऑफ, जो भी बुक्स दिया उसका बुक्स का नाम लिखेंगे। इन द बुक्स ऑफ, इधर अमाउंट करंट ईयर का, इधर एक अमाउंट का प्रीवियस का, एक करंट का, इधर नोट नंबर, ये पर्टिकुलर हेडिंग बाय हेडिंग चलेंगे। जो वैल्यू दे रखी है उनको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इधर नोट नंबर, इधर अमाउंट ऑफ करंट ईयर, इधर अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हेडिंग किसकी आती है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा? पॉइंट ए या फर्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर फंड्स। अब इसके लिए बना लो नोट नंबर 1। अब इधर नोट बना लेंगे सारे, नोट्स ऑफ अकाउंट। पहला नोट बना रहे हैं शेयर होल्डर फंड के लिए। उसमें दे रखा है पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, 2 वैल्यू हैं। 2 लाख तो उसमें दे रखे हैं उसने कितना? इक्विटी शेयर। और एट द रेट ऑफ कितने रुपए वाला है? 10 रुपये वाला। 10 रुपया वाला तो कितना हो जाएगा ये टोटल मिला के? 20 लाख रुपए। इसके बाद में दे रखे हैं उसने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर। और कितने रुपए वाला है? ये भी 10 रुपये वाला है। ये कितने हो जाएंगे? 10 लाख। और ऑथोराइज्ड कैपिटल कहीं लिखा नहीं जाता, इसलिए ऐसे इसको बंद करेंगे। इसके बाद में अगला रहेगा इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इश्यूड उसने सिर्फ कौन से किए हैं? इक्विटी शेयर को इश्यूड करने की बात कर रहा है वो, तो प्रेफरेंस को हम इश्यू नहीं करेंगे। एट द रेट ऑफ 10 रुपये। हिंदी वाले में सही नहीं लिखा, अंग्रेजी वाले में पढ़ना है आपको। तो कितने हैं? 20 लाख। इश्यूड का भी कोई रोल नहीं है। अब अगला क्या आएगा? कॉल्ड अप एंड पेड अप। इसका रोल रहता है पेड अप कैपिटल। कितने? 2 लाख इक्विटी शेयर और एट द रेट ऑफ 10 रुपया। तो कितना हो जाएगा ये पूरा मिला के?
2 लाख। मैंने वैल्यू अंदर इसलिए लिखी है क्योंकि इसमें कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर और 5 रुपये की दर से, तो कितने हो जाएंगे? 50,000। इनको लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 19,50,000 रुपया। ये वैल्यू लिखी जाएगी बेटा यहाँ पे। बताओ, ये बात समझ में आ गई सबको? उर्मी, ठीक है। अब अच्छा, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपया ईच। तो ये जो वैल्यू है इसके सामने आएगी 19,50,000 रुपया। वैल्यू कैसे आई वो नोट नंबर 1 देख लेंगे हम। क्लियर आ गया बात समझ में? चलिए, अब दूसरा पॉइंट क्या रहता है हमारे पास? नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ लिखा है? सरप्लस दिया हुआ है। अब इधर पहुंच जाओ, नोट नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। बताओ पहला क्या दे रखा है रिजर्व सरप्लस में? करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट कितना? 6,25,000। लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर कितना? 3,75,000। कितना बचा? 2,50,000। रियल में वैसे इतना रुपए लिखा जाना चाहिए है ना, लेकिन इसमें से हमने कुछ प्रावधान किया है। देखो एडजस्टमेंट सेकंड वाला, कर के लिए प्रावधान इधर सेकंड में 1,25,000। तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर टैक्स। कितना? 1,25,000। तो हमारे पास कितने बचेंगे सिर्फ? तो यहाँ पे हमको लिखने पड़ेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, यहाँ लिखेंगे सरप्लस का अमाउंट है ये कितना? नोट नंबर 2, 1,25,000 रुपये। बताओ बात समझ में आ गई यहाँ तक? और ये जो प्रोविज़न है फॉर प्रोविज़न में आएगा अभी एक बार और, है ना? हाँ, चलो ये हो गया। अब आगे क्या है? आगे तीसरा, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 3 में क्या आएगा? नॉन करंट, है ना? आगे शेयर वारंट वाला, लेकिन है नहीं हमारे पास कहीं भी, है ना? अलॉटमेंट मनी पेंडिंग भी नहीं है हमारे पास, तो लिखा नहीं है। तो नॉन करंट आ जाएगा इधर, है ना? नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ में वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेंगी। कौन कौन वैल्यू है? डिवेंचर वगैरह या कहीं से लोन लिया तो ऐसी वैल्यू ढूंढो जरा, इसमें देखो कहीं डिवेंचर वगैरह दे रखे हैं क्वेश्चन में। नॉन करंट लायबिलिटीज़, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया देखो वहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना? हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 5 लाख का। सीधा लिख दो बाहर 5 लाख। उसने जो लेस किए हैं वो हमेशा नेट वैल्यू बता रहा है तुमको। तो हम तो जो एक्सपेंस दे रखे हैं प्राइमरी वाले असेट्स में आ जाएंगे इधर, अदर करंट असेट्स में आ जाएंगे इधर, है ना? ठीक है, चलो नंबर 4 में क्या आएगा अब इधर? करंट लायबिलिटीज़। अब देखो करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है सबसे पहले? ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में 2 वैल्यू आती है, एक तो आता है क्रेडिटर्स और एक क्या आता है हमारे पास? बिल्स पेबल। चेक करो जरा कहाँ दे रखे हैं, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों हैं। चलो तो इसके दोनों होंगे। अब मैं इसके लिए नोट नंबर 3 बना लेता हूँ। और क्या है ये? ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में एक तो आएगा क्रेडिटर्स और एक आएगा बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितने का? 7,50,000 रुपये का ये और 2,50,000 का ये। टोटल मिला कितना हो गया? 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोट नंबर 3 और ये आ जाएगा 10 लाख रुपया। बताओ बात समझ में आ गया तक? चलो अब इसके बाद में क्या आएगा? नंबर 4 में लिख लो अदर करंट लायबिलिटीज। अब अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना? जितने प्रोविजन है सब इसी में आएंगे। तो एक प्रोविजन तो हमने यहाँ किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये लिखेंगे, है ना?
प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है बेटा? 1,25,000। और देखो कोई और प्रोविजन है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितने रुपए हैं? 37,500। अच्छा, अब बातें क्या याद रखनी तुमको, अगर कोई भी प्रोविजन ऐसे एडजस्टमेंट में दिया है तो इधर लिखना होता है, लेकिन अगर कोई प्रोविजन पहले से ही बैलेंस शीट में दे रखा है तो इधर नहीं लिखना है, पर वो रिलेटेड असेट्स में से लेस होगा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, ये रिलेटेड असेट्स में से लेस कर देना है आपको, इधर नहीं लिखना है। और चेक करो कहीं और कोई प्रोविजन है? नहीं है कोई प्रोविजन। और कोई लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग वगैरह किसी का एक्रूड आउटस्टैंडिंग है किसी का? चेक करो, नहीं है। चलो तो इतना ही आएगा बस इसमें। इसका लगाएंगे टोटल लगा लो जरा एक बार, ये हो जाएगा टोटल लायबिलिटीज। अब सेकंड पार्ट में आएगा इधर असेट्स में पहला हेड बना लेंगे हम नॉन करेंट असेट्स। अब नॉन करेंट असेट्स में एक तो आता है फिक्स, लिखेंगे फिक्स का टेंजिबल इंटेंजिबल लिखेंगे, है ना? कितना? इसका टोटल आ गया 37 लाख रुपए। ठीक है, अब चेक क्या करना है तुमको, अगर क्वेश्चन में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों दिए हैं तो यहाँ पे हेड बना लो टेंजिबल इंटेंजिबल के, और टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं मतलब गुडविल वगैरह नहीं दे रखा तो हेड मत बनाओ, है ना? सीधा लिखो, नहीं दे रखा है ना गुडविल वगैरह तो सीधा लिखेंगे फिक्स असेट्स के नाम से। ठीक है, चलो बताओ फिक्स असेट्स में कौन कौन है? फिक्स असेट्स मैंने बना लिया ऐसे, और उधर हम बना लेते हैं इसका नोट नंबर 4। और किसका बना रहे हैं हम? फिक्स्ड असेट्स के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले क्या दिया है? प्लांट। कितने रुपए का प्लांट है? एट कॉस्ट है, इसका मतलब लिखना पड़ेगा एट कॉस्ट 8 लाख का। अब एट कॉस्ट दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस पर कोई ना कोई एडजस्टमेंट जरूर है, कोई ना कोई डेप्रीशिएशन है। कितने का डेप है प्लांट पे? 37,500 का। यहाँ से लेस करेंगे डेप 37,500, घटा दो जरा इसको। यहाँ मैंने लिखा 7,62,500। इसके बाद और देखो, और कोई है? फिक्स असेट्स नहीं है कोई भी और होंगी? हाँ बताओ, सब बता दो सारे। फर्नीचर 2,50,000 का। और बताओ? बिल्डिंग स्टॉक तो क्रेडिट उसमें करंट में आएगा ही, तो बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, प्लांट हो, लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे नहीं और कुछ भी? ठीक है, तो इन दोनों को कर दो बेटा ऐड, 10,12,500। ये यहाँ पे आ जाएगा फिक्स असेट्स के सामने 10,12,500। और नोट नंबर 4 से हमको पता रहेगा कौन कौन सी वैल्यू हमने इंक्लूड की है इसमें, समझ गए? चलो अब इसके बाद में और कोई तो है नहीं इसमें। नंबर 2 हेड बना लेता हूँ यहाँ पे करंट असेट्स। चलिए अब करंट असेट्स देखो कौन कौन है, अब उनका तो नाम लिखेंगे यहाँ पे करंट असेट्स का, है ना? बताओ कौन कौन है करंट असेट्स में। पहले स्टॉक दे रखा है, चलो बताओ स्टॉक इन ट्रेड कितने रुपए का? हाँ कितने का? 7 लाख का। और बताओ कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना? 1,62,500। और कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर तो हमने वहाँ घटा दिया पहले, है ना? और बताओ डेटर्स हैं, और फिर रिसीवेबल भी होंगे, देखो जरा, नहीं है? हैं तो उसके लिए नोट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, और इसके लिए नोट नंबर बना लो 5, इधर लिखेंगे नोट नंबर 5 में ट्रेड रिसीवेबल। पहले तो आता है इसमें डेटर्स 12,50,000 रुपये के, ये हो गए। और इसके बाद में बिल्स रिसीवेबल कितना? सिर्फ 2 लाख, तो कितना हो जाएगा? 14,50,000। दोनों को ऐड करके, है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे 14,50,000। और चेक करो कुछ और है करंट में? स्टॉक लिख लिया, कैश एट बैंक लिख लिया, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल दोनों आ गया, है ना? बस इतने ही है। क्या चीज़? कहाँ लिखा है कमीशन? लेस कमीशन है, ये जाएंगे सब अदर करंट में। ठीक है, हाँ। अब नंबर 3 बना लो इधर
अदर करंट असेट्स। एक तो इसमें प्राइमरी एक्सपेंसेस है कितने रुपए के, 2,50,000 और क्या है कमीशन, कमीशन कितने का है 1,25,000। और भी वैल्यू है कोई, नहीं कोई और वैल्यू, ठीक है। 7,500 वो डेप्थ से घटा तो दिया बेटा, टोटल कर दो इसका, ये बन जाएगा टोटल असेट्स कितना 37 लाख। इधर कुछ नहीं आ रहा है, बताओ बात समझ में आ गई सबको, ठीक है कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विवरण से बिग बी लिमिटेड का कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1 के आवश्यकता अनुसार 31 मार्च 17 का वित्तीय विवरण तैयार कीजिए। बहुत से लोग तो कंफ्यूज इस बात से हो जाएंगे, ये अनुसूची 3 भाग 1 अब कैसे बनेगा, ये कोई मतलब नहीं है इस बात का, जैसे बनाते आ रहे हो वैसे ही बना दो। आगे लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स दिया है, कैश एट बैंक है, स्टॉक दे रखा है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, दोनों को ऐड करेंगे। पेटेंट्स है, सरप्लस है, कैश इन हैंड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल दे रखा है, कॉल सिनेरियर है, जनरल रिजर्व है, लोन दे रखा है, एक और लोन है अनसिक्योर्ड का, प्रोविजन फॉर टैक्स है, एडवांस है, प्रपोज डिविडेंड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। ये सारी की सारी बैलेंस शीट पहले से उसने बना के दे रखी है कुछ तरह से। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, जो आपने शेयर इशू किया उसमें से 3,000 अंश ऐसे हैं जो अदर के लिए इशू किए गए, उससे पैसा नहीं मिला है, लेकिन शेयर तो इशू है ना वो, तो इशू में लिखेंगे इनको भी, ऑलरेडी इंक्लूडेड है पहले से। 2,40,000 का लोन है, इसमें 12,000 रुपये का ब्याज शामिल है जो अभी तक नहीं दिया गया है, ऐसा ब्याज है जो अभी आउटस्टैंडिंग है, दिया नहीं है तुमने, देना पड़ेगा तो इसमें से लेस करेंगे, बाद में आउटस्टैंडिंग में लिखेंगे इसको। ये कह रहा है कि यह ऋण प्लांट एंड मशीनरी पर रक्षित है, तो कहीं भी सिक्योर्ड हो लोन, लोन सिक्योर्ड माना जाएगा, अनसिक्योर्ड में नहीं लिखना है फिर उसको, है ना, इतना अंतर है बस इसका, बाकी कोई रोल नहीं है। आगे 1,00,000 रुपये के विविध देनदार 6 माह की अवधि के लिए दे हैं, कोई मतलब नहीं है, देनदार हैं तो देनदार हैं। आगे चालू वर्ष के लिए संपत्ति का क्रय किया गया, चालू वर्ष में संपत्ति खरीदी है, ये लिखनी नहीं है कहीं पे भी, ये बाद में अगली बार लिखी जाएगी। आगे कोऑपरेटिव बैंक से 4,000 बैंक से इसमें सम्मिलित करना है जो सूचीकृत बैंक नहीं है। बैंक से लोन लिया होगा तुमने पहले कभी, या बैंक का कोई भी अमाउंट है जो बैंक में सम्मिलित किया नहीं था, अब सम्मिलित कर लेंगे इसको 4,000 रुपये को। 1 जुलाई 2017 को परिपक्व होने वाले प्राप्य बिल 4,40,000 के जो बट्टे पर भुना लिए गए थे, जब तुमने भुना लिए तो ऑलरेडी लिख गए होंगे कहीं ना कहीं, अब तुमको लिखने नहीं है फिर से। कंपनी ने मशीनरी के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए का अनुबंध किया, कॉन्ट्रैक्ट दिया है बस, कॉन्ट्रैक्ट देने में कोई पैसा जाता नहीं आता नहीं है। ऑर्डर दिया किसी को 4,000 रुपये के माल का, ना तो माल आया ना ऑर्डर मिला ना पैसा गया, तो ये भी कहीं नहीं लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पकड़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी बोलते हैं इसको, है ना, एज ऑन। किस डेट में बना रहा है वो, 31 मार्च 17 में, इन द बुक्स ऑफ बिग बी लिमिटेड, जो भी दे रखा आप लिखेंगे यहाँ पे, मैंने हर एक क्वेश्चन में डैश डैश लगा के छोड़ दिया है। इंफॉर्मेशन काफ़ी है इसमें। चलो ये हो गया नोट नंबर, ये हो गया अमाउंट ऑफ करंट ईयर, और ये हो गया अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। इधर का रहेगा पर्टिकुलर, और पहला हेड रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें नंबर 1 बना लो क्या, शेयर होल्डर्स फंड। अब जो शेयर कैपिटल है उसके लिए नोट बना लो, इधर इधर नोट्स ऑफ अकाउंट है। नोट नंबर 1 बना रहे हैं हम किसके लिए, शेयर होल्डर फंड के लिए। क्या क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल दी है, सिर्फ शेयर कैपिटल, इश्यूड कैपिटल है ना, तो यहाँ पे दिए इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड। बताओ जरा कितनी है, 1,60,000 शेयर, ठीक है, 1,60,000 शेयर हैं और एट द रेट ऑफ 10 रुपये वाला है। बताओ जरा कितना हो जाएगा, 16 लाख रुपये।
इश्यूड एंड सब्सक्राइब का कोई रोल है नहीं, हमारे पास आएगा कॉल्ड अप एंड पेड अप। पेड अप कैपिटल इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। आपके पास 1,60,000 शेयर थे, लेकिन इसमें से 3,000 शेयर ऐसे हैं जो कैश के लिए इशू नहीं है, किसी और चीज़ के लिए इशू किए गए, अन्य प्रतिफल के लिए, चाहे उसने मशीन खरीदी है, चाहे फर्नीचर खरीदा है, और एट द रेट ऑफ 10 रुपया। तो 1,60 में से 3,000 घटेंगे, कितना बचेगा? 1,57,000, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो 15,70,000 रुपये। यहाँ आ जाएगा 15,70,000 रुपया। अब इसमें भी कॉल्स इन एरियर हुआ है शायद, है ना? कॉल्स इन एरियर बताओ जरा कितना कॉल्स इन एरियर है? 1,600 रुपया। 1,600 रुपया घटा दो जरा, ये ब्रैकेट ना बनाया करो। ब्रैकेट में इसलिए मेरे को याद रहता है कि जो ब्रैकेट में चीज़ें वो सब घटानी है। हाँ, 15,68,000, 15,68,400। लेकिन याद क्या है इसमें रखना है आपको कि ये जो 3,000 का शेयर अलग से इशू किया गया था वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम इसको अलग से लिख लेंगे। 3,000 शेयर ऐसे हैं जो इश्यूड हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपये वाले, लेकिन ये अदर प्रतिफल के लिए, प्रतिफल को बोलते हैं कंसिडरेशन, इनसे पैसा नहीं मिला, कुछ और मिला होगा। तो 3,000 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 30,000। कर दो इसको प्लस, यहाँ आएगा 15,98,400। इसका मतलब ये है कि नोट नंबर 1 में आपको कितना लिखना है? यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1,60,000 शेयर और एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक शेयर, और नोट नंबर 1 में अमाउंट आएगी 15,98,400। आई कैसे अमाउंट वहाँ से देखेंगे। समझ गया तक बात? चलो अगला क्या हेड रहता है? नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। बताओ जरा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दे रखा है? रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व, P&L भी है, P&L सरप्लस, सरप्लस है प्रॉफिट का। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। एक तो हमारे पास है जनरल रिजर्व, एक हमारे पास है सरप्लस, है ना? और ये किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है हमारे पास। बताओ जनरल रिजर्व कितने का है? 3,36,000। और दूसरा कोई लेस वेस तो नहीं है किसी में से? ओके, चलो अगला पॉइंट क्या आएगा हमारे पास अब? नंबर 3। अब तुमको देखना है कोई ऐसी अमाउंट तो नहीं है जो अगेंस्ट वारंट है, ऐसी कोई अमाउंट तो नहीं है जो अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी पेंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है ना? ठीक है, अब नंबर 3 पे क्या आता है हमारा? नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज में कौन से आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, इस तरीके से, है ना? तो हम यहाँ पे लिखते हैं सीधा। पहले मैं सीधा लिख देता हूँ अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन। देखो कोई अनसिक्योर्ड लोन है क्वेश्चन में? 1 लाख। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट 1,93,600। और एक सिक्योर्ड लोन है, वो ICICI वाले बैंक से जो है 2,40,000। हाँ, अब इसके लिए नोट नंबर बनाना पड़ेगा 2 हमको, क्योंकि इसमें से कुछ पैसा घटाना है हमको। इधर लिखेंगे नोट नंबर 2, और ये किसका लिखेंगे? सिक्योर्ड लोन, और ICICI वाले बैंक से कितने रुपए का है ये? 2,40,000 का। और इसमें से करेंगे लेस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितने का? 12,000 का। ये बचेगा 2,28,000। सही है ना? ये ICICI ऐसी है ना पूरा? हाँ, तो कितना हो जाएगा इधर? 2,28,000। हाँ, अब देखो और कोई लोन तो नहीं है, कोई बोरोइंग्स, कोई डिवेंचर क्वेश्चन में है ना? नॉन करेंट में आते हैं, डिवेंचर आते हैं, लोन आते हैं, नहीं है ना कोई डिवेंचर वगैरह बेटा? ठीक है, अब इसके बाद में नंबर 4 हम इधर बना लेंगे। ये बन जाएगा करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएंगे, बिल्स पेबल आएंगे, आउटस्टैंडिंग आएंगे। तो एक आउटस्टैंडिंग तो ये रहा हमारे पास, सबसे पहले तो इसको लिख लो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। और कौन सा लोन है वो? ICI वाला। कितने रुपए?
12,000। देखो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिए हैं कितने के, 3,20,000 के क्रेडिटर्स, 3,20,000। कोई बिल्स पेबल दिए हैं, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल ट्रेड पेबल नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नंबर 5 बना लो बेटा, इधर ये रहेगा अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आते हैं, प्रोविजन आते हैं, प्रपोज डिविडेंट आता है। देखो पहले प्रोविजन दे रखा है कि किसका, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके यहाँ पे लिख देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने रुपए, 1,08,800 रुपया। प्रपोज डिविडेंड कितने का है, 96,000। और देखो कोई और वैल्यू कोई ऐसी जो अदर करंट लायबिलिटीज में आती हो। एडवांस डेबिट का मतलब है असेट से ही, डेबिट की वैल्यू असेट्स में आएंगी, और तो कुछ नहीं है। चलो इनको कर दो ऐड, इन सबको ऐड कर दो एक बार। तीस लाख 52,800, ये बन जाएगा हमारे पास टोटल लायबिलिटीज। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट इधर बना लो असेट्स का। अब असेट्स में फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे नॉन करंट असेट्स। इसमें भी पार्ट 1 होता है फिक्स असेट्स, उसमें फिर पार्ट होते हैं टेंजिबल इंटेंजिबल, लेकिन वो तभी बनाना है जब वैल्यू दे रखी हो। देखो क्या गुडविल दे रखी है, पेटेंट्स दे रखे हैं, कॉपीराइट दे रखा है ना पेटेंट, तो बनाना पड़ेगा टेंजिबल इंटेंजिबल। तो पहले हम तो बना लेते हैं इसका टेंजिबल, है ना। हाँ सीधा नॉन करंट में बना दिया मैंने दोनों, फिक्स में टेंजिबल इंटेंजिबल। बताओ जरा टेंजिबल में, अब इधर बनाना पड़ेगा हमको नोट नंबर 3, फिक्स असेट्स बताओ कौन कौन है। मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है फिक्स्ड। कौन कौन है, लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, लैंड कितने का बताओ, 3,20,000 का। तो ये कोई डेप वगैरह तो नहीं बेटा किसी पे, ये है 5,60,000, 8,40,000। और बताओ फर्नीचर 80,000। और बताओ रॉ मटेरियल कौन सा, स्टॉक है ना, स्टॉक वाला, तो वो तो स्टॉक में आएगा करंट असेट्स में। इधर पेटेंट्स टेंजिबल में, सॉरी इंटेंजिबल में। पहले इनका टोटल कर दो बेटा, 18 लाख। तो यहाँ लिखेंगे और नोट नंबर है 3, 18 लाख। अब बी पॉइंट बना लो इंटेंजिबल, कितने का है बताओ जरा। इंटेंजिबल पेटेंट ही एक अकेला है ना, 21,280। अब इसमें तो कुछ बचा नहीं, नंबर 2 आएगा करंट असेट्स। अब करंट असेट में क्या आता है, पहले तो आता है कैश एट बैंक। बताओ कितना कैश एट बैंक है, 3,95,200। अब इसके लिए बनाना पड़ेगा हमको नंबर 4 कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में 3,95,200 रुपये पहले से हैं, और प्लस एक कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ₹4,000 ऐड कर दो जरा इनको बेटा, 3,99,200। ये तो लिखना है हमको इधर, हाँ कैश इन हैंड भी लिखेंगे। कैश एट बैंक कितना, 3,99,200, ये नोट नंबर 4। अब कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 48,000 रुपया। और देखो स्टॉक, 2 स्टॉक है, दोनों को ऐड करके कितना है, दोनों ऐड कर दो, 4 लाख पूरा।
बताओ और कोई करंट में बचा? डेटर्स वगैरह नहीं है? डेटर्स है ना, लिखो यहाँ पे डेटर्स हो रहे हैं अभी 3 लाख। कोई बिल्स रिसीवेबल तो नहीं है? कॉल्स इन एरियर तो हमने घटा दिया पहले, है ना? एडवांस रह गया है। एडवांस डेबिट तो वो यहाँ आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में, यहाँ लिख दो सी पॉइंट एडवांस डेबिट। कितना रुपया है? चलिए अब एक वैल्यू और रहेगी इसमें, अदर करंट लायबिलिटीज नंबर 3। देखो अदर करंट लायबिलिटीज में आते हैं डिस्काउंट वगैरह, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ऐसे कुछ दे रखे हैं, किसी का डिस्काउंट, किसी का कमीशन, है ना? नहीं है प्रीपेड वगैरह, किसी का नहीं है कुछ भी ऐसा। चलो तो टोटल कर दो जरा इनका। चेक कर लो जरा एक बार और, एक बार और देख लो जरा, वैल्यू मैच कर लो, वैल्यू देख लो जरा सही से और फिर मुझे दिखाओ जरा एक बार, दिखाओ एक बार किताब, वैल्यू क्या क्या है इसमें। कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 4,000 रुपये बैंक में शामिल करना है, कर दिए तो हमने बैंक में शामिल। 1 जुलाई को 4,40,000 जो बैंक से बट्टे पर भुना लिए गए हैं, ठीक है। कंपनी ने मशीनरी के निर्माण के लिए ये आएगा नहीं इसमें, इधर से 68,320, ठीक है। ये प्रपोज डिविडेंड लिखा, हमने लिख दिया वहाँ पर, पहले लिखा हो तो अलग चीज़ है। कैश इन हैंड 48,000 का, ठीक है। सरप्लस में आएगा नहीं, पेटेंट सिक्की वो तो अलग बात है, उसका आगे आंसर पहले। स्टॉक में लिखा है पूरा 4 लाख, कैसेट बैंक में 395, 4 वो जोड़ के, डेटर्स 320 का, फर्नीचर ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है यहाँ तक। तो एक कैलकुलेशन करना, 4,40,000 नहीं हो सकती, परसेंट ही नहीं है कोई। मुझे लगा कि ये वाला कोई ना कोई बिल का डिस्काउंट है, लेकिन फिर मैंने देखा इसमें तो कोई परसेंट ही नहीं है ना। डिस्काउंट कितने का लगाऊंगा मैं? तुझे नहीं पता चल रहा क्या क्या हो रहा है? अब वही तो मैं सोच रहा हूँ, 4,000 तो बैंक में शामिल करने हैं ना। क्यों हटा दो? उसने बोला, अरे अंग्रेजी में पढ़ो एक बार। बैंक बैलेंस इंक्लूड 4,000 विद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड व्हिच इज नॉट ए शेड्यूल्ड बैंक। बैंक बैलेंस इंक्लूड्स, वहाँ लिखा सम्मिलित करना है, यहाँ लिखा होता बिल भी इंक्लूड। सही कर लो इसे। ऑलरेडी इंक्लूड है पहले से ही। इधर जो थोड़ी मिस्टेक है इसको सही करेंगे। जो कैश एट बैंक कितने का दे रखा है? कैश एट बैंक 3,95,200। उसने बोला है कि इस 395 में 4,000 रुपये जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए हैं ना, तो 4,000 एक बार घटाने पड़ेंगे, फिर 4,000 जोड़ने पड़ेंगे, तो बराबर आंसर इतना ही रहेगा। उसको घटाना जोड़ना नहीं है। कितना है यहाँ पे? 3,95,200, ठीक है। इसका टोटल कर दो, इधर स्पेस है नहीं तो इधर कर दिया है मैंने। कितना? ये हो जाएगा टोटल असेट्स। क्वेश्चन में जो कहा है इंक्लूड करने के लिए कहा है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है ऑलरेडी इंक्लूड है वो, है ना। चलिए